हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे रिवीजन सीरीज का टॉपिक है गुप्ता एज या गुप्त काल। आज हम गुप्त काल के महत्वपूर्ण राजाओं और उनके प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गुप्त काल के स्थापना से। गुप्त काल की स्थापना जो है वो 3री शताब्दी ईस्वी या 3rd सेंचुरी एडी में हुई थी और इसके संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इस साम्राज्य की स्थापना 240 ईस्वी में की थी और इनका कार्यकाल जो है वो 240 से 280 ईस्वी तक रहता है। माना जाता है कि गुप्त राजा जो थे वो सामंत राजा हुआ करते थे या फ्यूडेटरी हुआ करते थे। किनके? कुषाणों के। कुषाण राजाओं के ये सामंत राजा हुआ करते थे और उन्हीं के नीचे इनका राज हुआ करता था, जो बाद में इन्होंने उनके जाने के बाद या उनके कमजोर पड़ने के बाद श्रीगुप्त ने जो है अपना साम्राज्य खुद स्थापित किया। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच नाम का राजा आता है और इनका बेटा और वंशज, और इसके बाद घटोत्कच के बाद जो हमारा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं गुप्त काल के, वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपको गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रफल देख सकते हैं आप, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहता है। गुप्त साम्राज्य की विस्तार जो है वो इस तरह से आप भारत के मानचित्र पर देख सकते हैं। ये 4वीं शताब्दी के समय गुप्त काल का विस्तार है। तो शुरुआत करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं उन्होंने सबसे पहले तो वैवाहिक गठबंधन की नीति और उससे क्षेत्र विस्तार की नीति को अपनाया। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से शादी की और इसके साथ साथ महाराजा धीराज की उपाधि जो है उसे स्वीकार किया, उसे ग्रहण किया। इन्होंने गुप्त काल जो है उस समय के गुप्त एरा या गुप्त पंचांग की शुरुआत की है 26 फरवरी 319 ईस्वी, जो कि इनके शासन में आने का या इनके कार्यकाल शुरू होने का या इनके राजा बनने का जो है समय भी माना जाता है। इनका कार्यकाल 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक है और इनके समय में राजा रानी तरह की, यानी कि दोनों राजा और रानी दोनों के चित्र बने हुए आपको सिक्के जो हैं सोने के सिक्के वो भी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण राजा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने जो है युद्ध और विस्तार की नीति को अपनाया और समुद्रगुप्त से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारियां, उसके सारे युद्धों के बारे में जानकारी जो है उनके दरबारी कवि हरिसेन हमें देते हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, ये प्रयाग प्रशस्ति वही प्रशस्ति है, यानी कि वही स्तंभ है जो अशोक के समय में बनाया गया था। जो अशोक के 7 मेजर पिलर एडिक्ट हैं उनमें से एक आपको इलाहाबाद में भी मिलता था और यहीं पे समुद्रगुप्त के युद्ध और क्षेत्र विस्तार के बारे में इनके दरबारी और कवि हरिसेन ने लिखा है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी 8 तरह के सोने के सिक्के समुद्रगुप्त के समय में उसने लागू किए। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण लिच्छवी 72 यूपा टाइप के गोल्ड कॉइन्स और कुछ कॉइन्स में इन्हें वीणा बजाते हुए देखा जाता है। इसके साथ साथ अनुकंपावन की उपाधि जो है वो भी समुद्रगुप्त ने अपने आप को दी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन जो है उसको अनुमति इसने प्रदान की है एक वैदिक धर्म या ब्राह्मणवादी धर्म का अनुयायी होने के बावजूद बौद्धिक धर्म और बौद्ध मंदिर बनाने की गया में अनुमति और उसके लिए जमीन जो है देने का काम समुद्रगुप्त ने किया है। समुद्रगुप्त ने 3 आर्यवर्त के राजा, 9 उत्तर भारत के राजा और इसके अलावा 12 दक्षिण भारत के राजाओं को हराया है। समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा और इसलिए अंग्रेजी इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी है। आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण राजा जो हमारे इस समय में है गुप्त काल में, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका कार्यकाल 375 ईस्वी से लेके 415 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त काल जो है या गुप्त साम्राज्य जो है वो अपने चरम पे पहुंचा। मेहरौली का जो आयरन स्तंभ है, जिसमें बहुत साल हो जाने के बाद भी जंग रहित है, वो आयरन स्तंभ जो है, लौह स्तंभ जो है, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बनाया गया था। इसके अलावा इसके समय में जो दरबारी हुआ करते थे वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी के शिलालेख जो हैं, अभिलेख हमें मिलते हैं उदयगिरी की गुफाओं में, और
ये ध्यान रहे कि ये जो उदयगिरी है ये मध्य प्रदेश में है। अशोक के काल में जो हमने उदयगिरी देखी है वो उदयगिरी जो है, या खारवेल राजाओं के समय में मौर्योत्तर काल में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो गुफा जो है उड़ीसा में है। ये उदयगिरी विदिशा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वैवाहिक गठबंधन भी किए हैं। इसने अपनी बेटी प्रभावती को जो है वो वाकाटक राजा से, वाकाटक प्रिंस या वाकाटक कुंवर जो है उसके साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ उसका विवाह करवाया और खुद नागा राजकुमारी कुबेर नागा के साथ जो है विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। इनके संबंध जो है वो वाकाटक किंगडम से इस तरह के थे कि प्रभावती गुप्त के पति के मर जाने के बाद, रुद्रसेन द्वितीय के मर जाने के बाद परोक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का ही शासन हुआ करता था वाकाटक साम्राज्य में भी। इसके समय में ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य जो है वो पूरे चरम पे पहुंचा और ये पहले राजा बने जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स जो है, चांदी के सिक्के जो है गुप्त काल में इशू किए थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्के इशू करने वाले पहले राजा थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हीं के दरबार में आपको नवरत्न नाम के दरबारी मिलेंगे। ये नवरत्न कौन है? ये सारे अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान हैं जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। कालिदास जो एक कवि हैं, नाटककार हैं और संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। अमर सिम्हा जिन्होंने अमर कोश नाम की किताब की रचना की है जिसमें हमें गुप्त काल से संबंधित विभिन्न शब्दों और चीजों के बारे में पता चलता है। धन्वंतरी जो उस समय के एक डॉक्टर हुआ करते थे। वेताल भट्ट जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस, तांत्रिक विद्या जो है इनको आती थी, जादू टोना करना आता था। घटक पारा ये आपके स्कल्प्टर और आर्किटेक्ट हैं, ये मूर्ति कला और वास्तुकला में माहिर व्यक्ति हैं। वराह मिहिर जो हैं वो आपके एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, खगोल शास्त्र से संबंधित व्यक्ति हैं। वराची जो हैं वो आपके भाषाविद हैं और ग्रामर का जो है, व्याकरण का जो है इन्हें बहुत ज्ञान है। और शंकु जो है वो आपके भूगोल के महत्वपूर्ण विद्वान हैं और काशपना जो है वो आपके एस्ट्रोलॉजर हैं इस समय के। ये नौ रत्नों के नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कि उनके शासन काल में ये नौ रत्न हुआ करते थे, ये सारे के सारे नाम और इनकी रचनाएं आपको जाननी जो है अपने प्रीलिम्स के एग्जाम से संबंधित बहुत ही जरूरी हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, फाहियान जो कि एक चीनी तीर्थयात्री था, चीन से आया हुआ तीर्थयात्री था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में भारत का दौरा करता है। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम नाम की किताब लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा गुप्त काल में ही। इसमें जो चंद्रगुप्तम है इसके नायक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। इसके अलावा इनके भाई रामगुप्त जो हैं, इनके शासनकाल के शुरुआती 5 साल जो है रामगुप्त ने शासन किया था और रामगुप्त जो है उन्होंने ही ताम्र या तांबे के सिक्के जो हैं वो जारी किए थे अपने कार्यकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के इशू करने वाले पहले राजा हैं, गुप्त राजा, और ये तांबे के सिक्के इशू करने वाले राजा आपके रामगुप्त हैं। इसके अलावा आपके महत्वपूर्ण राजाओं में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त भी आते हैं जो ताकतवर शासक हुआ करते थे, जिनके समय में साम्राज्य जो है उसी तरह से बना रहा। स्कंदगुप्त के बाद जो है शासन और साम्राज्य जो है धीरे धीरे घटता गया क्योंकि हूणों का आक्रमण जो है वो शुरू हो जाता है कुमारगुप्त के समय में। कुमारगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण शुरू हो जाता है और इन्होंने उपाधि ली है महेंद्रादित्य की। इनके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त काल में कुमारगुप्त के ही शासनकाल में हुई है। और इनके ही समय में पुष्यमित्र जनजाति जो है, ये जनजाति हूणों से संबंधित जनजाति है। जैसा कि मैंने कहा, हूणों का आक्रमण जो है जिसके कारण गुप्त काल और गुप्त साम्राज्य जो है बहुत कमजोर होता है, उसकी शुरुआत कुमारगुप्त के समय में होती है। और इन्होंने भी अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए हैं, अश्वमेध का बलिदान दिया है, घोड़े का बलिदान दिया है। स्कंदगुप्त आपके अंतिम महत्वपूर्ण राजा हैं और इनके समय में हूणा का आक्रमण हुआ था। और सुदर्शन झील जो आपके जूनागढ़ में पाई जाती है, जिसको बनवाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था, जिसको अशोक ने फिर से रिपेयर करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, जिसके बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख से, स्तंभ अभिलेख से पता चलता है, जो रुद्रदमन शक शासक रुद्रदमन द्वितीय ने बनवाया था, उसको फिर से रिपेयर करवाने का काम जो है स्कंदगुप्त ने किया है। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको इसका नाम भी, स्कंदगुप्त का नाम भी देखने को मिलेगा।
तो ये है हमारे महत्वपूर्ण गुप्त काल के राजा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रशासन की। अब केंद्रीकृत प्रशासन है, ये तो जाहिर सी बात है। तो केंद्रीकृत प्रशासन है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपाधियां भी ले रखी हैं राजाओं ने। किस तरह की उपाधियां हैं? परमेश्वर की उपाधियां हैं, सम्राट की उपाधियां हैं, धर्म महाराज की उपाधियां हैं। ये बड़ी बड़ी उपाधियां जो है गुप्त काल के राजाओं ने जो है अपने आप को दी हैं। इसके अलावा संधि विग्रह और कुमार अमात्य ये आपके मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे। कुमार अमात्य जो है वो आपके शाही वंश के मंत्री हुआ करते थे, जो शाही वंश से संबंध रखा करते थे। और संधि विग्रह जो है वो आपका उस समय का विदेश मंत्री है, जो बाकी के रियासतों से, बाकी के राजाओं से, बाकी के साम्राज्य से जो है संचार स्थापित करने का काम करता है। इसके अलावा आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं इस समय के, महाप्रतिहारी, ये आपके शाही पैलेस जो है, महल जो है, उसके नौकरों के अधिकारी हैं। इसके अलावा दंड पक्षिका है, दंड पक्षिका जो है आपका पुलिस विभाग का अधिकारी है, अध्यक्ष है। इसके अलावा आपका विनयष्टि स्थापका है, ये आपके धार्मिक मामलों का अधिकारी है। आपका महापीलुपति है जो अध्यक्ष है आपके हाथी की टुकड़ियों के, और महाअश्वपति है जो आपके घुड़सवार की जो सेना है उसका अध्यक्ष है महाअश्वपति। आगे अगर बात करें प्रशासनिक इकाइयों की, तो भुक्ति जो है वो यहाँ का प्रांत है। फिर विषय, जैसा हमने मौर्य काल में भी देखा है, विषय यहाँ भी पाया जाता है। विषय के नीचे एक और आपकी प्रशासनिक इकाई है जिसे पेट या विठिका कहा गया है, और अंतिम में आपका सबसे छोटी इकाई ग्राम है। ग्राम का मुखिया ग्रामपति या ग्रामिका, उसी तरह से पेट का मुखिया जो है नगरिका या पूरपाल, इसे पेटपति भी कहते हैं। इसके अलावा आपका भुक्ति जो है, विषय जो है उसका विषयपति या आयुक्त, और भुक्ति जो है वो आपका उसका मुखिया उपारिका है। इसके अलावा इस समय में हमें सामंतवाद की शुरुआत जो है उसकी भी हो जाती है शुरुआत। किस तरह से? जो भूमि अनुदान दिए जाते हैं। अग्रहारा और देव अग्रहारा आपके भूमि अनुदान है, जो सैन्य कमांडर्स को, सेना के कमांडर या सेना के प्रमुख लोगों को दिया जाता है। और देव अग्रहारा जो है वो आपके धार्मिक कार्यों से संबंधित ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूमि अनुदान है वो देव अग्रहारा है। ये जो भूमि अनुदान है ये पहले भी दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो है ये भूमि अनुदान वंशानुगत भी हो जाएंगे और इनमें राजस्व और प्रशासन का अधिकार भी मिल जाएगा इन लोगों को, जिसके कारण हमें कम प्रशासनिक अधिकारी गुप्त काल में देखने को मिलते हैं अगर हम मौर्य काल से इसकी तुलना करें। विष्टि और सेना भक्तम नाम के कर भी यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। विष्टि जो है आपका फोर्स लेबर है, और सेना भक्त जो है वो आपका कर जो है सेना की सेवा आपको करनी पड़ती है जब सेना आपके इलाके से गुजर रही है। अगर हम भू राजस्व की बात करें तो भू राजस्व इस समय प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आय का जरिया है। और भू राजस्व जो है वो 1/4 से 16वें हिस्से तक जो है भू राजस्व उत्पादन का इकट्ठा किया जाता था पूरे साम्राज्य से। इसके अलावा टैक्सेशन की बात करें तो जो जमीन पे कर लिया जाता था वो इस समय गुप्त काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और व्यापार पे जो कर है वो बहुत कम हो जाता है। कई तरह के हमें जमीन पे कर यहां देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े और न्यायिक प्रणाली की बात करें तो यहां नागरिक और आपराधिक कानूनों में पहली बार जो है इन दोनों को अलग अलग किया गया है। नहीं तो इससे पहले नागरिक और आपराधिक कानून जो हैं वो अलग नहीं हुआ करते थे। ये पहली बार इतिहास में काम गुप्त काल में ही किया गया है। और जैसा कि हमें पता है कि धर्म की रक्षा करने वाला जो है वो किंग ही है, राजा ही है, तो राजा जो है आपका सबसे बड़ा जुडिशियल अथॉरिटी है। इसके अलावा वेतन जो है वो पेमेंट जो है कैश में किया जाता था, लेकिन जैसा कि हमें पता है भूमि अनुदान भी यहाँ पे दिए जाते थे। अग्रहारा और देव अग्रहार की हमने बात की है। तो कम अधिकारी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ हमें बंगाल के अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि विभिन्न तरह के जो समुदाय हुआ करते थे, व्यवसायी लोग हुआ करते थे, उनके जो गुट हुआ करते थे, उनका भी रोल हुआ करता था प्रशासन में। जैसे विषयपति जो है, विषयपति आपका प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक प्रमुख है विषय का। विषयपति जो है नगर सेठी, प्रथम कुलिका, जो कारीगरों का समुदाय है उसका जो मुखिया होता था प्रथम कुलिका। और सरथावाह, जो बंजारों का समुदाय है उसका जो प्रमुख हुआ करता था वो सरथावाह। फिर आपका प्रथम कायस्थ, कायस्थ समुदाय का जो पहला आपका प्रमुख हुआ करता था वो प्रथम कायस्थ है। इस तरह के लोगों की मदद लिया करता था, राय लिया करता था विषयपति अपने समय में गुप्त काल में। तो इसके कारण हमें कम अधिकारी जो है यहाँ देखने को मिलते हैं गुप्त काल में।
गुप्त काल, राजाओं और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अभी इतने ही। थैंक यू।